नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सम्मेलन में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को गैस चैम्बर बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए समय है। पीएम ने 2070 तक शुद्ध शून्य लक्षण की योजना की है, जिसमें पिछले 10 सालों में संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। मैं सबसे पहले तो आज की इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए नगर निगम गोरखपुर को भी और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके इसके समाधान का रास्ता सामूहिक रूप से करने की एक रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हमारी ये प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर ने एक अच्छी छलांग लगाई है। आपके सामने नवंबर से फरवरी का महीना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वह दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ये लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर न निकलें, मास्क लगाएं, या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार कि देश की राजधानी गैस चैम्बर में बदल जाती है? ये केवल दिल्ली के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जिसमें हम लोग इन चीजों को अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारक जरूर होगा जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को एक गैस चैम्बर में बदल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की एक स्थिति पैदा कर दी जाती है। और मुझे लगता है कि उन चीजों के बारे में हम सबको आज समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा कि हमें सन 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम। पिछले 10 वर्ष में इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। आपने देखा होगा, पहले नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगती थी, हैलोजन लगते थे, वो ऊर्जा भी ज्यादा लेती थी,
आवाज भी करती थी और कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा करती थी। कहीं लाल लाइट लग जाती थी, कहीं पीली लाइट लग जाती थी, कहीं पर किसी अन्य कलर की लगती थी और ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी। उसमें कीड़े मकोड़े भी आते थे, वे जलते रहते थे, उनसे भी आपने देखा होगा कितनी बदबू, उसके सामने उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए बहुत बदबू होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में प्रदेश भर से 16 लाख हैलोजन लाइट को हटा करके उसकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसा हमने एक भी खर्च नहीं किया। हमने ईएसएल को ये जिम्मेदारी दी कि वह ये जितने भी हैलोजन हैं इनको हटा करके इनकी जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा ले और इसको 7 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वो ले। पैसा हम नहीं देंगे, एनर्जी में जितनी बचत होगी उसका जो डिफरेंस होगा उसको आप ले लीजिए। और वे सहमत हुए। उन्होंने सभी 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली हैलोजन हटा करके। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे नगर निकायों में प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होती है इसके कारण। यानी जो पैसा हम केवल ऐसे वेस्ट कर दे रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जिसको हमें मान करके चलते थे कि चाहे पैसा सरकार दे या बिजली कंपनियों पर इसका बोझ पड़े, और बिजली कंपनी कहां से देंगे, वो भी सरकार को ही उसके कर्ज को चुकाना पड़ता है। या आप एक ईमानदार करदाता को मजबूर कर देते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका शोषण कर रहे हैं इसके माध्यम से कि ज्यादा पैसा आप उससे वसूल कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग होता था। आज कम से कम नगर निकाय इस 1000 करोड़ रुपए की का उपयोग, इसका सदुपयोग अन्य सुविधाओं को देने में कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर सुविधाएं देने में कर सकते हैं। एक प्रयास वहां से प्रारंभ हुआ था। और इसके उपरांत हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी का अक्सर स्वच्छता में बहुत जोर होता था। आपने पहली बार देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। पहली बार आपने देखा होगा तो हम लोग देखते थे प्रधानमंत्री जी कहीं आते थे तो उनके चौपर के लैंड होने के साथ ही अगर आप कितनी भी सफाई कर लेंगे तो सफाई उसी समय सबके चेहरे को बेनकाब कर देती थी, क्योंकि जैसे चौपर लैंड करता था उसके साथ प्लास्टिक का कूड़ा अगल बगल इतना गिर जाता था कि कितनी भी सफाई करेंगे तो आपके पूरे उसको वहां पे पर्दाभास कर देता था। तो मैंने 4-5 जगह देखा कि हमारे स्थानीय स्तर पर प्रशासन कहता था सब अच्छा है, साफ सफाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक जैसे उनके 3 हेलीकॉप्टर लैंड करते थे उसके साथ पूरा कूड़ा अगल बगल जम जाता था। तो मैंने तय किया कि भाई प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बैन करना है। हमने 2018 में मैंने बैठक की, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंगाया तो कैबिनेट के हमारे बहुत सारे साथी पहले कहने लगे नहीं साहब बैन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने 3 महीने के लिए स्थगित किया, फिर 3 महीने के बाद फिर आया, फिर वही बातचीत हुई। मैंने इस बार जबरदस्ती उस प्रस्ताव को पास कराया। मैंने कहा नहीं, ये पास होना है, और मैंने कहा इससे नए रोजगार के भी सृजन होंगे। इस दौरान हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम एक लागू करने की तैयारी कर ली थी, जिसके अंतर्गत माटी कला बोर्ड के माध्यम से जो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकते थे उनको हम लोगों ने कहा भी इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हम देंगे। ये जो मैनुअल बर्तन बनाते हैं तो मैनुअल बर्तन बनाने में इनको बहुत होगा, एक व्यक्ति एक दिन में 50 से 60 बना पाता है, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक और सोलर चाक देंगे तो ये 400 से 500 बर्तन बना पाएंगे। मिट्टी हम फ्री देंगे,
और मिट्टी के बर्तन का दाम उतना रखेंगे जो एक प्लास्टिक के कप, गिलास या प्लेट के बराबर उसकी कीमत हो पाएगी। और परिणाम क्या रहा, वह उसको कंपटीशन करने लग गया। आज आप देखते होंगे किसी भी शहर में आप जाएंगे, और ठीक है कहीं पे कोई निकम्मा बोर्ड है तो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः आपको स्वच्छता नजर आएगी और प्लास्टिक कूड़े से लोगों को मुक्ति मिली है। प्लास्टिक कूड़े से मुक्त मिली है तो मैं गोरखपुर सिटी में ही देखता हूं इस चीज को। 2017 के पहले 1 घंटे अगर बरसात पड़ती थी तो सिटी में 3 से 4 फीट तक वाटर लॉगिंग होती थी। हमने 2017 में यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करो। इसके बाद 18 में थोड़ा प्रयास हुआ, अच्छे परिणाम आए। 19 में और अच्छे परिणाम आए, और 2020 में हमने जब प्लास्टिक को पूरी तरह हम बैन कर चुके थे, उसको लागू कर चुके थे, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर चुके थे। एक दिन की स्थिति है जब लगातार 12 घंटे तक बरसात पड़ती रही। संजोग था कि मैं भी उस दिन गोरखपुर में था, और जैसे बरसात बंद हुई मैं सिटी में निकला, मुझे कहीं भी वाटर लॉगिंग पूरी सिटी के अंदर नहीं मिला था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर की समस्या का समाधान भी हमें उस दिन मिल गया कि इसका कारक भी कोई बाहरी नहीं है, वह कारक भी हमारी स्वयं का लोभ है, जो हम प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए उसे फेंक देते हैं, वही उसका कारण बनता है, लोग तबाह होते हैं। ऐसे ही अन्य बहुत सारे कारण हैं जो एयर क्वालिटी को कहीं ना कहीं खराब करते थे। जिन कारकों को हम लोगों ने यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा एकला बंधे पर जो बायो रेमेडिएशन की पद्धति को अपना करके इन्होंने कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की है। ऐसे ही एनजीटी गोरखपुर नगर निगम पे बराबर फाइन करता था, और फाइन इस बात को लेकर करता था कि यहां का पूरा ड्रेनेज राप्ती नदी में गिरता था। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा एसटीपी लगाएंगे, 110 करोड़ रुपए का ये लोग प्रस्ताव भेजे थे। तो मैंने कहा एक लगता है एक आदत हो चुकी थी लोगों की कि कोई स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये पैसा क्या दहेज का पैसा है क्या कि आप लोग जाते हैं प्रस्ताव अपना भेजते हैं? कोई देसी पद्धति अपनाओ, और देसी पद्धति अपना करके लोगों के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करो। और मुझे अच्छा लगा कि अभी वो और भी रिफाइंड हो सकता है जो पद्धति इन्होंने बनाई। हमने कहा भी पंजाब के अंदर अगर वहां पर एक संत के द्वारा एक पद्धति अपना करके एक नदी की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप भी देसी पद्धति पर उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और पुराने समय में यह होता था कि जल की शुद्धि के लिए भी अलग अलग मानक तय कर दिए जाते थे। यहां ईंट होता है, हमने कहा ईंट का झावा लगाइए, मोटा जो बोल्डर होते हैं उसको रखिए, उसके बाद दूसरा लेयर उसका दीजिए, तीसरा मोटी गिट्टी का दीजिए, चौथा बालू का दे दीजिए। और नगर निगम ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? जो बीओडी लेवल, जो बीओडी पहले जो ड्रेनेज का था, वहां पर वाटर की जो क्वालिटी थी, जो बीओडी लेवल था 350 के आसपास था। लेकिन जब वही राप्ती नदी में इस प्रोसेस से जा रहा है तो वह 8 से 10 के बीच में अंत में चौथे स्टेज में उसको देख सकते हैं, क्लीन वाटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं। खर्चा कुछ नहीं, 110 करोड़ रुपए अगर ये लोग एसटीपी पे खर्च करते या वाटर ट्रीटमेंट पर खर्च करते, और प्रतिवर्ष भी उसका जो खर्चा आता है वो 10 करोड़ के आसपास जरूर आता है। और उसके उपरांत क्या स्थिति होती इनके लिए? न ये 10 करोड़ लोग खर्च कर पाते, न उसको एसटीपी को ही ये लोग चला पाते। परिणाम क्या था? अंततः नदी में वही सब कुछ होता है। एनजीटी को दिखाने के लिए एक नमूना जरूर खड़ा हो जाता है,
लेकिन आज की देसी पद्धति कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करके सालाना खर्चा इनका 4 से 5 लाख रुपए आता है और जल की शुद्धि के मानक को अलग से इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, उसमें और भी अच्छी गुंजाइश है करने की। और मुझे लगता है कि उसको समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का और एक सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बना करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखपुर एक अच्छी सिटी है और अच्छी सिटी इसलिए कि अगल बगल पर्याप्त फॉरेस्ट है, हमारे पास लैंड पर्याप्त मात्रा में अगल बगल के क्षेत्रों में भी है, झील है, जगह जगह झील है, रामगढ़ ताल इधर है, उधर चिलवा ताल है, महेसरा ताल है, रोहिन नदी है, राप्ती नदी है, इधर गोर्रा नाला और नदी भी है। पर्याप्त मात्रा में झीलें हैं, पर्याप्त मात्रा में यहां पर लैंड है और फॉरेस्ट भी है। काफी लैंड आपके पास ऐसी है जहां पर आप लोग सिटी फॉरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट को भी कुछ जगहों पर यहां पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है और सिटी के उस सरप्लस लैंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थिति में करने में सफल हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोग अपने को एक मानक के अनुरूप ला सकते हैं और अच्छे प्रयास सभी शहरों ने उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर पर जो हमारे 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग ने स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना प्रारंभ किया है, इन सबके द्वारा किए गए प्रयास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। केवल पेड़ ही नहीं लगाए, केवल पेड़ ही नहीं लगाए हम लोगों ने, बल्कि पेड़ लगाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि वे पेड़ आगे बढ़े भी। और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में परियोजनाओं का, आपको बताते चलें कि उद्घाटन और शिलान्यास किया है। સૌથી પહેલા તો હું ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને હોળીના તહેવારની અગ્રીમ શુભકામનાઓ આપું છું। હોળીનો તહેવાર આપણા બધાના જીવનમાં અનેક નવા રંગ ભરે અને સૌની સુખાકારી રહે એની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમના માધ્યમથી 3 ઈ લોકાર્પણ અને ઈ ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યા છે। સૌથી પહેલા સાણંદ ચેખલા કડી રોડ પર અમદાવાદ વિરમગામ રેલવે ઉપર રેલવે ઓવરબ્રિજનું निर्माण, लगभग 1 किलोमीटर लांबो आ ओवरब्रिज 60 करोड़ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે અને એના માધ્યમથી અનેક
यातायात करवा वाला अवर जवर करवा वाला भाईओ बहनों ने खूब सुविधा थवानी छे। रोड एंड बिल्डिंग गुजरात विभाग, गुजरातना मुख्यमंत्रीजी अने रेलवे मंत्रालय सौनो खूब हृदयपूर्वक आभार मानु छुं कि आटलो सुंदर ओवरब्रिज बनाई साणंदना, विरमगामना, बावळाना बधा ज अवर जवर करवावाळा समग्र अमदावाद जिल्लाना सौ नागरिकोने सुविधा उभी करी छे। बीजू नेशनल हाईवे 147 पर नर्मदा नहर पर एक 4 लेन पुलનું निर्माण 36.30 करोड़ અને એસજી હાઈવે ચારોડી ઉપર 45 કરોડના ખર્ચે એક ફ્લાયઓવર બ્રિજ એનો આજે ભૂમિપૂજન થાય છે અને મોટી ભોયાણથી વંશજદા રોડ પર એક રીસર્ફેસિંગનો કાર્યક્રમ પણ આપણે હાથમાં લીધો છે। આ બધા જ કાર્યક્રમ 146 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના 4 વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં વિકાસના अलग अलग आयामों सिद्ध करશે। મિત્રો, ગાંધીનગર વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં હજારો કરોડના કામો શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે કર્યા છે અને આપણા સમગ્ર વિધાન લોકસભા ક્ષેત્રને વિકસિત લોકસભા બનાવવા માટે ખૂબ મદદ મળી છે। હું બંને સરકારોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે તો વિકાસ કર્યો પણ આપણી સાણંદ તાલુકામાં પણ અનેક વિકાસના કામો થયા। એ જ પ્રમાણે ગાંધીનગર લોકસભામાં પણ, કલોલ લોકસભામાં પણ અનેક વિકાસના કામો થયા। સાણંદની અંદર ભારત સરકાર 500 બેડની અત્યાધુનિક એક હોસ્પિટલ બનાવવા જઈ રહી છે। આમ તો મુખ્યત્વે હોસ્પિટલ સાણંદ, કેરાના, બાવરા જીઆઈડીસી ના મજૂરો માટે બનવાની છે, પરંતુ ભારત સરકારે નિર્ણય કર્યો છે કે સાણંદના તાલુકાના, બાવરા તાલુકાના એક નાગરિક માટે એ આ હોસ્પિટલ 24 કલાક ખુલ્લી રહેશે અને 500 બેડની હોસ્પિટલ સમગ્ર તાલુકાના દર્દીઓની ચિંતા કરવા માટે પૂરી થવાની। એક સિવિલ હોસ્પિટલ પણ આપણા જ મત વિસ્તારના છેડા પર થવા જઈ રહી છે, જે અમદાવાદ સિવિલ જેટલી જ મોટી છે। આ 2 હોસ્પિટલો થયા પછી હું સમગ્ર અમદાવાદ જિલ્લાના દરેક તાલુકાને, જનતાને વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું, કોઈએ પણ અમદાવાદની કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં જઈ ખર્ચો ના કરવો પડે એ પ્રકારની સ્વાસ્થ્યની સુવિધાઓ આપણે અહીંયા કરવાના છે। આપણે કેટલાક ટ્રસ્ટોની હોસ્પિટલો પણ ખૂબ મજબૂત રીતે બનાવી રહ્યા છે। બાવળામાં બની રહી છે, ગાંધીનગર મતક્ષેત્રમાં એ બની રહી છે અને એની સાથે સાથે કલોલ તાલુકામાં પણ એક 300 બેડની સરકારી હોસ્પિટલ ભારત સરકાર બનાવે છે અને 500 બેડની પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ પણ બનવા જઈ રહી છે। આ બધું થયા પછી કોઈ પણ દર્દી પોતાના ઘરથી 20 કિલોમીટરના ક્ષેત્રની અંદર એક લેટેસ્ટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની સુવિધાઓ પ્રાપ્ત કરી દે એવી પૂરી વ્યવસ્થા ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના દરેક નાગરિક માટે થવાની છે। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે। કચ્છ ગ્રીન એનર્જી પાર્કમાં વિશ્વની સૌથી મોટી ગ્રીન એનર્જી પાર્કની યોજના, એશિયામાં સૌથી મોટી ગ્રીનફિલ્ડ સિટી આપણા ધોલેરામાં, ભારતનો બીજા નંબરનો લાંબો હાઈવે સુરત ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ગુજરાતથી ગુજરી રહ્યો છે। આંતરરાષ્ટ્રીય ફાઇનાન્શિયલ હબ બનાવવા માટે ગિફ્ટ સિટી આપણી જ લોકસભામાં, અમદાવાદ મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન આપણી લોકસભામાંથી જાય અને રેપિડ રેલ ભુજથી અમદાવાદની વચ્ચે પણ આપણે સારું કર્યું છે। આ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં
દુનિયામાં બધા દેશોમાં બીજા નંબરનું રોડ નેટવર્ક ભારત પાસે છે. દુનિયામાં ત્રીજા નંબરનું મેટ્રો રેલવેનું નેટવર્ક ભારત પાસે છે અને દુનિયાનું ચોથા નંબરનું રેલવેનું નેટવર્ક પણ ભારત પાસે છે. આજ 136 વંદે ભારત ટ્રેન ચાલી રહી છે અને 97% બ્રોડગેજ નેટવર્કનું ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કરવાનું કામ આપણે પૂરું કરી દીધું છે. રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં 60%ની વૃદ્ધિ, એક બાજુ 75 વર્ષ બધી સરકારોને, એક બાજુ નરેન્દ્ર મોદીજીની સરકાર. 4 લેનના રસ્તા 2.5 ગણા વધ્યા. પ્રતિદિન નિર્માણ 36.5 કિલોમીટર રોજ નવા હાઈવે બને છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ કોરિડોર 27 ગણા વધારો થયો અને પહેલા 74 એરપોર્ટ હતા, હવે 157 એરપોર્ટ બન્યા છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દૃષ્ટિથી સમગ્ર ગુજરાત ભારતમાં 1 નંબર છે અને ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં 1 નંબર બનવા જઈ રહ્યું છે. એ વખતે આજે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રમાં 146 કરોડના અલગ અલગ કામોનું આ લોકાર્પણ થયું છે. સૌ લાભાર્થી નાગરિકોને હું હૃદયપૂર્વકની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. મારા બધા સાથી ધારાસભ્યોએ અનેક વાર આ કામોનું ફોલોઅપ કર્યું, જાત નિરીક્ષણ કર્યું છે. સૌ ધારાસભ્યોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન, અને સૌ નાગરિકોને પણ અભિનંદન. ફરી એકવાર હોળીની શુભકામનાઓ આપી મારી વાત पूरी કરીશ. वंदे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।